नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। यूपी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में होगा। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम को महाराणा प्रताप चौराहा स्थित इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई जस्टिस भी शामिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। यूपी पुलिस के सबसे चर्चित अधिकारियों में शामिल IPS अमिताभ यश ADG लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। अमिताभ यश साल 1996 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य ध्वस्त करने के बाद इनका नाम हर किसी की जुबान पर है। अमिताभ यश का नाम माफियाओं के बीच खौफ पैदा करता है। हाल ही में यूपी STF ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया था। IPS अमिताभ यश के पिता भी IPS ऑफिसर थे। वो DIG के पद से रिटायर हुए। अमिताभ यश को पढ़ना लिखना भी पुलिस स्टेशन के टेबल पर ही सीखा है। CM योगी ने अपने आवास पर शिक्षाविदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा कि यूपी अब तेजी से विकास कर रही है। यूपी इस विकास में लगातार गतिशील बनाए रखना है। प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। हम युवाओं को उनके घर के पास ही नौकरी देना चाहते हैं। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही CM ने कहा कि शिक्षाविदों से युवाओं में योग्य होने का विश्वास भी हमें ही पैदा करना है। हम युवाओं को उनके घर के पास ही नौकरी देना चाहते हैं। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही CM योगी ने शिक्षाविदों से ये भी कहा है कि हम युवाओं में योग्य होने का विश्वास पैदा करना चाहते हैं। हमें बाहरी लोगों को भी रोजगार देना होगा। ODOP से कई जिलों को फायदा हो रहा है। हमारे प्रयासों से युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज यूपी देश में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गया है। यूपी में 35 लाख करोड़ का निवेश आया है। हमारी योजना से करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनने को जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिल्म सिटी परियोजना का कुल एरिया 1000 एकड़ का है। ये फिल्म सिटी यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनाई जाएगी। यही कारण है कि इसके पहले चरण के लिए भूमि भी अधिकृत कर दी गई है। पहले चरण में फिल्म सिटी 230 एकड़ में बनकर तैयार होगी, जिसको बनाने के में कई हजार करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए 3 साल की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी इस फिल्म सिटी का विकास 3 फेज में किया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित भूमि में 780 एकड़ में फिल्म सिटी और 220 एकड़ में व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। ये विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म सिटी है वो बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। आपको बताएं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी वो यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। तब सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में मौजूद है। और आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, दूर दूर तक ये जो आपको पूरा प्लॉटिंग नजर आ रहा है, जो आपको खेत अभी फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दरअसल फिल्म सिटी बनाया जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फिल्म सिटी है वो 750 एकड़ से ज़्यादा में बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। लेकिन जो पहला चरण होगा वो 230 एकड़ में बनेगा। यानी कि पहले चरण में 230 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनाया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में तमाम जो फिल्म उद्योग जो है, चाहे फिल्म स्टूडियो की बात करें, चाहे फिर फिल्म इंस्टीट्यूट की बात करें, या जितनी भी शूटिंग्स होती हैं, चाहे सीरियल की बात करें, फिल्म की बात करें, तमाम शूटिंग्स वो यहीं पर होंगी। और इसके साथ ही जो होटल्स होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तमाम चीज़ें यहीं पर बनेंगी। और देखिए ये जो आप पूरी तस्वीरें देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपकी नज़रें जा रही होंगी, जितनी दूर तक नज़रें जा रही होंगी, इसी लोकेशन पर ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू होगा।
और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको बताएं कि कई हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्च आएगा, कई हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा और ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी होने जा रहा है, क्योंकि ये 750 से भी ज़्यादा एकड़ में बनकर पूरी तरह से जब तैयार होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और यहाँ पर मुंबई से भी बड़ा जो फिल्म सिटी है उससे भी बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, जहाँ पर फिल्मी कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शित कर सकते हैं और फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनेगा जिसमें लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद वो यहीं पर नौकरी भी पा सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सपना था कि उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 अर्थव्यवस्था में प्रदेश बनाना है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि इसके लिए अब काम जो है वो शुरू हो चुका है धरातल पर। और अब जो काम है वो 3 साल का पूरा समय सीमा निर्धारित किया गया है, जिसमें तमाम चीज़ें न केवल फिल्म उद्योग रहेगा बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर कॉमर्शियल जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बनती हुई साफ तौर पर नज़र आएंगी। तो निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए रोजगार का सबसे अच्छा मौका जो है, सबसे बेहतरीन मौका रोजगार का और साथ ही साथ अपनी कला को दिखाने का, प्रदर्शित करने का ये मौका जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से मिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, ग्रेटर नोएडा। डेली 24 भारत के संवाददाता ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ से बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। सर, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पूरे काम को जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग इस काम को कर रहे हैं और कहाँ तक अभी तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म बंधु की एक बैठक बुलाई थी लखनऊ में और वहाँ उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण तीनों से कहा था कि वो तीनों जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स हैं जो लगाए थे फिल्म बंधु की बैठक में, उनके सामने प्रस्तुतिकरण कराएं। तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया और जितने लोग आए थे सभी ने एक स्वर से कहा कि ये फिल्म सिटी के लिए जो स्थान सेक्टर 21 है यमुना प्राधिकरण का, वही सबसे अच्छा है और हम लोग फिल्म सिटी वहीं बनाना चाहते हैं। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने एकजुट होकर 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के भारत बंद के आह्वान को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कहा कि किसान संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर जरूरत पड़ने पर जिले भर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू किया जाएगा। वहीं नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाले और राजधानी दिल्ली से वापस आने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। नोएडा पुलिस ने लोगों से आवाजाही के लिए अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। चौदह फरवरी को मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे मनाया गया, लेकिन इस दिन एक छोटी सी अनबन के बाद नोएडा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका मित्र की हत्या कर दी। उसके बाद गाजियाबाद में अपने घर जाकर खुद आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के नवादा गांव का बताया जा रहा है। अब नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल देर रात्रि में सेक्टर 58 थाना पुलिस को फोर्टिस अस्पताल से एक युवती की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि वो युवती मूल रूप में मथुरा की रहने वाली है और यहां पर नवादा गांव के एक पीजी में रहती थी, जहां पर वो अपने रूम पार्टनर के साथ रहती थी। प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मृत्यु की सूचना परिजनों को दी गई। परिजन मौके पर आए, जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक युवती के मित्र, जिसका नाम अमन है, वो भी मूल रूप में मथुरा का रहने वाला है, विगत 4-5 वर्षों से जानता था, उसके द्वारा उसकी युवती की हत्या की गई है। इस तरीके पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। इसके पश्चात अमन की तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि अमन मूल रूप में जो मथुरा का रहने वाला है, गाजियाबाद में किराए पर रहता है। मिर्जापुर जिले में महुबरिया के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में मैदान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत 2398 बुजुर्गों और दिव्यांगों को 9500 निःशुल्क सहायक उपकरण बांटे गए। इसकी लागत करीब 1.30 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस बीच उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आज इस कैंप के जरिए प्रमाणित हो रही है।
आज़ादी के 75 साल में हमारे बुजुर्गों को किसी ने चिंता नहीं की है, लेकिन मुझे गर्व है कि मोदी जी की सरकार ने देश के कोने कोने में गरीबी से जूझ रहे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की सही मायने में चिंता की है। बता दें कि सहायक उपकरण वितरण कैंप मिर्जापुर समेत देश के 59 स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जो खास तौर से 60 साल से अधिक उम्र के गरीब बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, आज पूरे देश में 47 विभिन्न स्थानों पर उसके सहायक उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में मिर्जापुर जनपद के अंदर यहाँ पर भी राष्ट्रीय वयोश्री योजना के इस सहायक उपकरण वितरण शिविर के आयोजन में आज जिले भर से जो बुजुर्ग चयनित किए गए 2400 बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, इस शिविर में शामिल हुए हैं। एटा में डीएम प्रेम रंजन के निर्देश पर एटा सदर एसडीएम भावना बिमल, राजस्व टीम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें एटा सदर तहसील के कोयना गांव में 61 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ये दबंग अवैध कब्जाधारी भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया हुआ था। कासगंज क्षेत्र के नदवई में स्थित एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक 60 साल के बुजुर्ग का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के बेटे ने अपने पिता की हत्या कर शव पुल के नीचे फेंकने का आरोप लगाया है। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम परवेज है। परवेज, यहाँ क्या हुआ मामला पूरा क्या है? यहाँ ये हुआ, मेरे पिताजी कल शाम 5 बजे से घर से गए थे कि मैं खेत पे जा रहा हूँ। वो पूरी रात गायब रहे, हम उन्हें ढूंढते रहे। उसके बाद में यहाँ हमें फ़ोन आया कि यहाँ पड़े हुए हैं किस जगह पे? नदरी के पुल के नीचे। हम यहाँ आए, यहाँ के देखा, उनकी बाइक भी पड़ी हुई है वहीं पे। हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें मारा है। रात में देखने को यहाँ कुछ नहीं। अब ये पता नहीं किसने मारा है। हमने रात भी बहुत तलाशा, रात यहाँ पे देखने भी आए, रात में हमें कुछ नहीं दिखा। हमने मोबाइल की टॉर्च लगा के भी देखा, सब में रात में कुछ नहीं दिखा हमें। मोबाइल था किस पे? आपके मोबाइल? हाँ, मोबाइल था। मोबाइल उनका स्विच ऑफ जा रहा है कल लगभग 6-7 बजे से, और अभी तक स्विच ऑफ है वो। खबर कासगंज से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कासगंज जिले की कोतवाली सोरो क्षेत्र के एवनपुर गांव में खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गईं। इस बीच एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई और भतीजे की गोली मार कर हत्या करने की कोशिश की, जिसमें भतीजे की मौत हो गई है, जबकि भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई निरीक्षक चोरों को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव ऐमनपुर में वीरेश नाम के एक व्यक्ति ने अपने खेतों पर ट्रैक्टर ले जाने को लेकर पारस्परिक जो विवाद है, इस विवाद के चलते अपने ही भाई अवधेश और भतीजे राघवेंद्र को अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सोरो साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना में राघवेंद्र की मृत्यु हो चुकी है एवं घायल अवधेश को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां वह इलाजरत है। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम की मदद से भौतिक प्रदर्श एकत्र किए गए, साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र, अन्य दस्तावेज, 50,000 की नकदी, एक अद्ध लैपटॉप, 6 मोबाइल,
2 ATM कार्ड, सरकारी विभागों के 7 फर्जी नियुक्ति पत्र, भारतीय रेलवे बोर्ड के भर्ती के 8 फर्जी आवेदन फॉर्म समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह का इतिहास खंगाल रही है। जी हाँ, थाना गागलहेडी और थाना देवबंद दोनों की संयुक्त टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग चल रहा था, जिसमें सरकारी नौकरी लगाने के एवज में जो अभ्यर्थी हैं उनसे लाखों के रुपए ले लिए जाते थे। और इस गैंग की स्पेशलिटी ये थी, और इतना शातिर गैंग था ये, कि इसकी लाइसेंस जो थी वो चाहे हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल हों या जो इनकम टैक्स और जो FCI जैसे संस्थान हैं इनके ट्रेनिंग सेंटर हों, उसमें इनकी लाइसेंस थी। वहाँ पे ये बाकायदा मेडिकल के लिए अभ्यर्थी को भेजा करते थे, उनसे फॉर्म भरवाया करते थे और इनकी ट्रेनिंग कराया करते थे। ऐसे 20 से 25 अभ्यर्थी हैं जिनके कुछ 50-60 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में मंगाए थे, और इसका भी अनावरण किया गया है। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो बिहार पटना का है, जो बताया जा रहा है। एटा में रिजोर बिजली घर पर तैनात लाइनमैन कैलाश का शराब के नशे में जमीन पर पड़े हुए और बिजली अधिकारियों को गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित लाइनमैन कैलाश अक्सर ड्यूटी पर नशे में बिजली घर आता है और ड्रामा करता है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। 4 बदमाशों ने असलह के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने आगरा के सिटी मॉल के 2 एग्जीक्यूटिव्स के साथ लूटपाट की है। ये दोनों कैश जमा करने के लिए मॉल जा रहे थे। बदमाशों ने लैपटॉप, मोबाइल के साथ लाखों की लूट को अंजाम दिया है। इस बीच बदमाश बाइक और एक्टिवा पर फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाम के चलते वो वाहन छोड़कर ही फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें Daily 24 भारत।